हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है कपिधन ईस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कपीस, ऑप्शन बी कापीस, ऑप्शन सी कापिस, ऑप्शन डी कपीस। देखिए अगर हम बात करें कपीस की, देखिए कपिधन ईस है, यानी कि पाप में क्या ई का मेल किससे, छोटी ई का मेल, छोटी ई का मेल किससे रहा, बड़ी सी हो रहा है, यानी कि किसमें बड़ी तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो बड़ी ई की ना लिखकर बड़ी ई की मात्रा लिखते तो क्या हो जाएगा, कपिधन ईस क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर बात करें कौन संधि होगी, तो कपीस में कौन संधि है हमारी, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़े आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ा उ की मात्रा देखिए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आजकल, ऑप्शन बी रातों रात, ऑप्शन सी दिन दिन, ऑप्शन डी वीर पुरुष। देखिए अगर बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास मैंने बताया कहीं पर आपको क्या देखिए, योजक चिन्ह दिया तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। लेकिन अगर हम योजक चिन्ह की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में क्या दिख रहा है, योजक चिन्ह दिख रहा है। अब बात करते हैं अगर दोनों शब्द सेम है तो वहां पर क्या होता है, अगर दोनों शब्द सेम है तो वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर बात करें जब दोनों शब्द क्या हो, भिन्न भिन्न हो और साथ में योजक चिन्ह हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन ए पर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भुजदंड, ऑप्शन बी माखन चोर, ऑप्शन सी भला बुरा, ऑप्शन डी चतुर्भुज। देखिए अगर हम द्विगु समास की बात करें, अगर हम द्विगु समास की बात करें, पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाची होगा। क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो यहाँ पर आप देखिए भुज, माखन चोर और भला बुरा और चतुर्भुज में क्या दिख रहा है, चतुर्भुज में देखिए चार भुजा दिख रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चार दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या, जहाँ संख्यावाची होगा तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन चार हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शायद राहुल ने सभी कपड़ों को, यहाँ पर लिख लीजिए धो दिया होगा। क्या होगा, धो दिया होगा में कौन सा वाक्य है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। देखिए अगर बात करें जिस वाक्य में अगर यह पता चले कि प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हमारा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन सी देखते हैं पहले। ऑप्शन सी अगर बात करें आज्ञा सूचक की, तो जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो वहां पर क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें निषेधवाचक, तो जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, क्या हो, जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, निषेधवाचक होता है। अगर बात करें संदेहवाचक की, तो जिस वाक्य से संदेह, शंका तथा संभावना का बोध हो, संभावना आदि का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए शायद राहुल ने सभी कपड़ों को धो दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संभावना है, ठीक है, संदेह है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रोहन कक्षा में शोर मचाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करें वाक्य की, तो रोहन कक्षा में शोर मचाता है, शोर मचाने का कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। जब कार्य का भार क्रिया का भार किसे पड़े, कर्ता पे पड़े तो वहां पर कौन सा कार्य होता है, तो कौन सा वहां पर वाच्य होता है, तो वहां पर हमारा कृतवाच्य होता है। अगर क्रिया का भार कर्म पर पड़ता है, किस पे, कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। अगर क्रिया का भार क्या, देखिए अगर किसी शब्द में क्या होता है, कर्ता के बाद तुरंत क्या हो, से हो, और वाक्य कैसा हो, नकारात्मक हो, क्या हो, नकारात्मक हो, तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया का भार किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर किस लिए क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी दांत। अगर हम बात करें द्विज का संबंध किससे नहीं, देखिए ऑप्शन ए की बात करें ब्राह्मण, ऑप्शन सी देखिए पक्षी और ऑप्शन डी दांत, ये तीनों किससे संबंधित है, द्विज से संबंधित। लेकिन भास्कर हमारा द्विज से संबंधित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देव शब्द का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए
दुर्देव, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन बी सी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी दानव। अगर हम बात करें देव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? दानव होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न से चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निराकार का विलोम शब्द क्या होगा? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रकार, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी उपकार, ऑप्शन डी साकार। देखिए अगर हम बात करें निराकार का विलोम शब्द क्या होता है? साकार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न से चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नाग युग का अर्थ है। ठीक है, नग और नाग युग्म का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पत्थर और सांप, ऑप्शन बी हीरा और सर्प की जाति, ऑप्शन सी पहाड़ और नगीना, ऑप्शन डी पहाड़ और सर्प। देखिए अगर हम नग की बात करें, नग का अर्थ क्या अगर होगा? नग का अर्थ की बात करें क्या होता है? पहाड़ होता है। और नाग का बात करें क्या होता है? सर्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि नग और नाग युग का अर्थ क्या होगा? पहाड़ और सर्प। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोयल डाल पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। अगर हम बात करें करण कारक का, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। संप्रदान कारक का बात करेंगे तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक का अर्थ कारक चिन्ह क्या होता है? में, पर या फिर ऊपर होता है। अगर बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? हमारा को होता है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में कोयल डाल पर बैठी है, तो पर हमारा किस में आता है? पर हमारा किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या आता है? में, पर या फिर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि कोयल डाल पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांव में दोनों तरफ पहाड़ है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। अगर हम बात करें करण कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। और संप्रदान कारक की बात करें तो का कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए होता है। ठीक है, अगर अपादान के कारक चिन्ह बात करें तो यहाँ पर भी से होता है, लेकिन ये क्या होता है? अलगाव के अर्थ में होगा। ठीक है, अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, लेकिन क्या यहाँ पर क्या होगा? अलगाव के अर्थ में होगा। अगर हम बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, लेकिन अगर वाक्य को देखिए तो गांव में दोनों तरफ पहाड़ है। ठीक है, जब कभी किसी वाक्य में दोनों तरफ, चारों तरफ या तीनों तरफ ऐसे शब्द मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? हमेशा तो वहां पर हमारा कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नोट करके लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में दोनों तरफ, चारों तरफ या फिर तीनों तरफ ऐसे शब्द मिल जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रयागराज शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर बात करें प्रयागराज, देखिए जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की बात की जाए तो वहां पर क्या विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु की बात की जाए तो वहां पर कौन सा संज्ञा होती है? तो वहां पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जगह पर राइट आंसर। ठीक है, यानी प्रयागराज में संज्ञा की दृष्टि से है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जगह राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? हमें इसमें बताना कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी दौड़। देखिए अगर हम बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? कुछ लोगों का क्या होगा? समूह होगा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? यानी कुछ लोगों का समूह होगा। तो उसके शब्द में क्या पता चले कि कुछ लोगों का समूह को दिखाए तो वहां पर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। देखिए सभा कैसे होगी? जब कुछ लोग एकत्रित होंगे तभी तो होगा सभा। यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा के परिवार कुछ लोगों से मिलकर ही बनता है। तो वहां पर भी क्या होगा? समूहवाचक सेना का कुछ लोगों की क्या होती है? कुछ लोगों की क्या होती है? ग्रुप होता है। तो वहां पर क्या होता है? सेना होगा। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों की भीड़ होगी तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर दौड़ की बात करें, दौड़ हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि समूहवाचक संज्ञा में समूहवाचक निम्न में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोहन स्कूल जाता है, ऑप्शन बी राधा सो रही है, ऑप्शन सी राम ने सीता को पत्र लिखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें द्विकर्मक क्रिया, तो द्विकर्मक देखिए नाम से पता नहीं, मतलब मतलब क्या? दो कर्म। क्या? दो कर्म जिसमें आए वही हमारे क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। देखिए राम ने, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो राम ने सीता को पत्र लिखा। किसको लिखा? देखिए किसको लिखा? देखिए पत्र। देखिए पहली बात पत्र किसको लिखा? सीता को। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो दोनों ये क्या है? दोनों हमारे क्या कर्म है? सीता और पत्र क्या है? कर्म है। यानी कि दो कर्म है तो इसमें क्या हो जाएगी? तुम्हारे लिखना क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मीठा अमरूद
मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें अगर मीठा अमरूद, अगर मीठा अमरूद देखिए क्या कैसा, देखिए अमरूद की विशेषता कैसी है, मीठा है, तो ये क्या बताया, गुण बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा सुंदर लिखती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी लिखती, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें क्रिया विशेषण, अगर हम बात करें क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर आप देखिए राधा सुंदर लिखती, तो लिखने की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। यहाँ पर सुंदर राधा की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर सुंदर शब्द किसकी बता रहा है, लिखने की, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंदर जाकर बैठ गए या जाइए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी स्थानवाचक। देखिए अंदर जाकर बैठ जाइए, इसका कहने का मतलब क्या है, अंदर बोल रहा है ना, मतलब किसी स्थान की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर बात करें कालवाचक, तो क्रिया से क्या पता चले, समय का बोध हो, तो वहाँ पर क्या जाएगा कालवाचक। अगर क्रिया के द्वारा क्या पता चले, परिमाण यानी मापतोल की बात हो, तो वहाँ पर क्या परिमाणवाचक। और रीतिवाचक में क्रिया कैसे हो रही है पता चले, तो वहाँ पर क्या जाएगा रीतिवाचक। और क्रिया द्वारा क्या कि स्थान का पता चले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अंदर जाकर बैठ जाइए, ठीक है, यहाँ पर क्या स्थान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे